हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म टिम्बकटू। टिम्बकटू माली देश में स्थित एक छोटा सा शहर है। माली जो कि वेस्ट अफ्रीका में स्थित एक देश है। माली में 60% रूरल क्षेत्र है क्योंकि मोस्ट ऑफ मालियंस एग्रीकल्चर में काम करते हैं और बाकी के बचे 40% अर्बन क्षेत्र है। माली में गोल्ड माइंस के खाने काफ़ी ज़्यादा हैं। एक वक्त पहले 16th सेंचुरी में एक राजा हुआ, मानसा मूसा, दुनिया का सबसे अमीर राजा, जो कि माली में ही रहा करता था। मानसा मूसा माली का पहला मुस्लिम राजा था, जिसकी कुल संपत्ति उस वक्त लगभग $400 बिलियन की थी। आज की फिल्म जिहादियों को नज़र में रखते हुए बनाई गई है, जिन्होंने अफ्रीका में जिहाद के नाम पर आतंक फैला रखा है, जिसमें से एक देश माली भी इसका शिकार है। कहानी की शुरुआत टिम्बकटू से हुई। बस यूँ समझ लीजिए जैसे अफ़गानिस्तान में तालिबान की तानाशाही है, बिल्कुल वही हाल टिम्बकटू का भी है। कुछ लोग जीप पर काले झंडे लगाए एक हिरन पर गोलियां चला रहे हैं। ये टेररिस्ट का एक झुंड था। वही रेत में कुछ स्ट्रक्चर रखे हुए थे, पर उन्होंने उसे गोली मार के तोड़ दिया। वो सभी कुछ पुराने एंशियंट आइडल्स थे, जो कि अफ्रीका के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अफ्रीका में इस्लाम आने से पहले वहाँ के लोग पत्थरों और पेड़ों की पूजा किया करते थे। वो किसी शख्स को अपने साथ पकड़ कर ले आए थे। उसकी आंखों पर उन्होंने काली पट्टी बांधी थी, पर वो किसी भी तरह से वहाँ का निवासी नहीं लग रहा था। वो उसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर चले गए। उसी विलेज में दो लोग बाइक पर सवार माइक पर कुछ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सिगरेट पीने पर पूरी तरह से रोक है, म्यूज़िक सुनने की सख्त मनाही है, वहाँ रहने वाली महिलाओं को सॉक्स और ग्लोव्स पहनना कंपलसरी है। अगर ये लोग इन सभी कानूनों का नहीं मानेंगे तो उन्हें इसका भारी हर्जाना चुकाना पड़ सकता है। वो शख्स बम्बारा भाषा में अनाउंसमेंट कर रहा था, जो कि माली की राष्ट्रीय भाषा है। जो महिलाएं मार्केट में काम करती हैं उनको सॉक्स और ग्लोव्स पहनना पूरी तरह से कंपलसरी है। वो कट्टरपंथी दिन भर छतों पर चढ़ के लोगों की निगरानी करते कि कहीं कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा, कहीं कोई म्यूज़िक तो नहीं सुन रहा। बाज़ार से गुजरते वक्त उन्होंने एक शख्स को रोक दिया। जब उस शख्स ने वजह पूछी तो उन लोगों ने कहा कि अपनी पैंट को नीचे से फोल्ड करो, ये नया कानून आया है। उस शख्स ने तुरंत अपनी पैंट फोल्ड की। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे अपने साथ लेकर चले जाते और उसे सज़ा सुनाई जाती, बस इसलिए कि उस शख्स ने अपनी पैंट फोल्ड नहीं की थी। मेरे हिसाब से कोई क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उन आतंकियों में से एक शख्स है अदल करीम। वो अपने दो साथियों को लेकर पास के ही मॉस्क में चला गया। वहाँ बैठे हुए इमाम ने उनसे आने की वजह पूछी, क्योंकि वो शूज़ और वेपन लेकर भीतर आ गए थे, जिसकी उन्हें इजाज़त नहीं। उन्होंने बताया कि हम जिहाद कर रहे हैं और यहाँ अनाउंसमेंट करने आए हैं, जिसका पालन सभी को करना होगा। इमाम ने उन्हें समझाया कि ये कोई जिहाद करने की जगह नहीं है, प्रेयर का वक्त हो रहा था, इसलिए इमाम ने उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहा। अदल करीम अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से निकल गया। वहीं पास गांव से थोड़ी दूर रेगिस्तान में एक परिवार रहता है, जो कि पूरी तरह से नोमाडियन लाइफ जीते हैं, जिसका कोई एक ठिकाना नहीं। उस शख्स का नाम किदान है और उसकी पत्नी सतीमा। उनकी एक बेटी भी है, टोया। किदान गाय और बकरियों का पालन करता है। वो उसी रेगिस्तान में अपना टेंट लगाकर रहते हैं, जैसे कि और भी काफ़ी सारे लोग सहारा में रहते हैं। उन जिहादिस्ट और कट्टरपंथियों से भी दूर, ये उनके किसी भी नियम और कानून को नहीं मानते। किदान का परिवार एंशियंट और मॉडर्न लाइफ के बीच जीवन जी रहा था। उनके साथ एक और लड़का रहता है, उसका नाम ईसान है, जो उनकी गायों को चराने का काम करता है। काफ़ी वक्त पहले ईसान का परिवार गुजर गया, तब से वो किदान के साथ ही रहता है। उनके पास एक गाय है जिसका उन्होंने नाम रखा है GPS, और वो गाय ईसान को काफ़ी पसंद है। किदान सोच रहा था अगर GPS एक बच्चे को जन्म दे दे तो वो उसे ईसान को दे देगा, शायद इससे ईसान काफ़ी खुश हो जाएगा। सतीमा कहती है कि जिस जिम्मेदारी से ईसान काम करता है, इस हिसाब से तो वो उनकी सभी गायों का अधिकारी हुआ। वहीं नदी के पास एक फ़िशरमैन भी रहता है, जो मछली पालन करने अपना जीवन यापन करता था। उसका नाम है अमदोऊ। वहाँ एक और शख्स रहता है
जो किदान के परिवार को अच्छी तरह से जानता है। वो उन्हें पीने का पानी दे दिया करता जब कभी भी किदान घर से बाहर होता। यहाँ बाज़ार में जिहादिस्ट एक मछली बेचने वाली महिला के पास गए। उन्होंने उसे हाथों में ग्लव्स पहनने को कहा, पर वो महिला राज़ी नहीं थी। उसने उनसे आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया कि वो ग्लव्स पहनकर मछलियाँ नहीं बेच सकती, और उसने जब बचपन से लेकर आज तक ग्लव्स नहीं पहना तो वो आगे भी नहीं पहनेगी। उसने अपने हाथ आगे कर दिए और कहा, इसे काट दो, शायद फिर ग्लव्स की ज़रूरत ही ना पड़े। उस महिला की माँ उसे समझाने लगी कि इन लोगों के साथ इस तरह से बात मत करो, पर वो महिला अपनी ज़िद पर थी। उस महिला ने वहाँ रखे हुए पैसे उठाकर अपनी माँ को दे दिए। उसके बाद वो महिला को अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ अदल करीम को एक शख्स गाड़ी चलाना सिखा रहा था, जो कि उसका ड्राइवर है। वो शख्स थोड़ा समझदार मालूम पड़ता है। उसने अदल करीम से कहा कि हर शख्स सब कुछ नहीं जान सकता। जिस तरह से ये सभी जिहाद के नाम पर अपने नियम कानून लोगों पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। यहाँ हम देखते हैं किदान किसी काम से बाहर जा रहा है। जाते वक्त उसने बेटी टोया को घर का ख्याल रखने को कहा जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। दूसरे दिन जिहादियों का दूसरा लीडर इमाम से मिलने मॉस्क में आया। उसे लगा कि शायद इमाम उसके जिहाद के बीच रुकावट बन रहा है, पर इमाम ने साफ साफ कह दिया कि उसे किसी के जिहाद करने से कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ ऊपर वाले में यकीन रखता है। पर उसने ये भी साफ साफ कह दिया कि उसका ये जिहाद इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और बच्चों को मुसीबत में ढकेल रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने एक महिला को मार दिया जिसके 2 बच्चे थे, वो भी बिना किसी कारण के। उसके आने से पहले यहाँ एक महिला भी आई थी जिसने ग्लव्स को लेकर शिकायत जताई कि उन्होंने उसे ग्लव्स पहनने के लिए मजबूर किया। उसने उस लीडर को काफ़ी समझाकर वहाँ से भेज दिया। यहाँ घर पर सतीमा और टोया अकेली थी। तभी वहाँ अदल करीम अपने ड्राइवर के साथ आ गया। शायद वो पहले भी यहाँ आया है जब उसका पति किदान घर पर नहीं होता है। उसे सतीमा काफ़ी पसंद थी, पर सतीमा उसे बार बार यही कहती कि वो शादीशुदा है और जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वो यहाँ न आया करे। अदल करीम को उसकी भाषा समझ नहीं आती, इसलिए उसका ड्राइवर उसके लिए ट्रांसलेट करता था। उसने सतीमा को कहा कि वो अपना सर ढक ले, पर सतीमा ने इसका जवाब दिया कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम मेरी तरफ मत देखो। उसने यहाँ तक कह दिया कि जो आदमी एक महिला को नुकसान पहुँचाता है वो एक अधर्मी इंसान है। जाते वक्त अदल करीम ने कहा कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे ज़रूर फ़ोन करे। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। यहाँ विलेज में बैठे कुछ टेररिस्ट फ़ुटबॉल की बातें कर रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं वहाँ फ़ुटबॉल भी खेलने की सख्त मनाही है। हम देखते हैं उन्होंने उस फ़िश बेचने वाली महिला को छोड़ दिया था। शायद उन्होंने उस महिला को काफ़ी टॉर्चर भी किया था। वो महिला रो रही थी। अब वो इस जगह से निकलना चाहती है। गाड़ी से जाते वक्त अदल करीम ने सतीमा के पति को लौटते वक्त देखा। आगे जाकर उसने एक जगह गाड़ी रोक दी। उसके ड्राइवर ने कहा कि सतीमा खूबसूरत है और काफ़ी साहसी भी। उसका पति भी एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो सतीमा का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। पर अदल करीम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। अदल करीम उसकी अरबिक भाषा का मजाक बनाने लगा, पर उसने बताया कि मुझे इंग्लिश के साथ साथ और भी 2 भाषाएं आती हैं। अदल करीम खुद को परफेक्ट समझता है। इस पर वो गुस्से में बाहर गोलियां चलाने लगा। यहाँ किदान और सतीमा घर पर थे। सतीमा ने बताया कि उसके आसपास में रहने वाले लोग दूसरी जगह चले जाएं। हर कोई इस जगह को छोड़कर जा रहा था। सिर्फ अब किदान का ही परिवार वहाँ बच गया था, पर उसे समझ नहीं आता कि अगर वो जाएंगे भी तो कहाँ। किदान का सोचना था कि बार बार यहाँ से वहाँ भागने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसे बस अपनी बेटी टोया की चिंता थी कि वो उसे इस बंजर रेगिस्तान में कहाँ लेकर भटकेगा। उसे यकीन है उसके पड़ोसी जल्द लौट आएंगे, पर सतीमा को उन जिहादिस्ट का डर सता रहा था कि जिस तरह से वो रोज़ यहाँ आ जाता है, कल को कुछ भी हो सकता है। आज उसने किदान से उस बात को बता दिया कि उसके घर पर ना होने पर उनका लीडर अक्सर यहाँ आता है। अब किदान को भी एक डर सा सताने लगा, पर उसे इस नाजुक वक्त में सतीमा के साथ की ज़रूरत थी। वो ज़रूर इससे पार निकल जाएंगे।
यहाँ कुछ मिलकर टेररिस्ट एक ब्रेन वॉशिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसमें वो अपना कन्फेशन दे रहे थे कि वो जिहाद के रास्ते पर कैसे चलने लगे। उसमें से एक जिहादी अपना कन्फेशन दे रहा था कि कैसे उसे म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, पर उसने सब कुछ पीछे छोड़कर इसे ज्वाइन कर लिया। तभी उसका लीडर आकर उसे बताने लगा कि कैमरा के सामने किस तरह से बोलना है, जिससे उनकी स्पीच कन्विंसिंग लगे, और उनकी इस वीडियो को देख लोग जिहाद के रास्ते पर चलने लगे। रात कुछ लोग घर में संगीत गा रहे थे। जिहादी लीडर के आदेश पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ हम देखते हैं रात किदान और सतीमा टेंट में बैठे थे और किदान गिटार बजा रहा था। सतीमा उस धुन से सुर मिला रही थी। दूसरे दिन हम देखते हैं ईशान गायों को चरा रहा था। तभी वो गाय नदी में उतर गई। फिशरमैन ने नदी में जाल बिछाया था। ईशान सभी गायों को भीतर से निकालने लगा। अमदोऊ की नज़र काफ़ी दिन से उसकी गायों पर थी। आज उसे मौका मिल गया। वो काफ़ी गुस्से में था। यहाँ उसकी एक गाय जीपीएस उसके जाली की तरफ जाने लगी। ईशान के चिल्लाने पर भी उसने सुना नहीं। अमदोऊ ने एक लकड़ी लेकर गाय पर निशाना लगाया और वो जाकर उसकी गर्दन में घुस गया। उसकी वहीं मौत हो गई। ये देख ईशान चिल्लाने लगा। वो रोते हुए किदान के टेंट की तरफ भागा। टोया ने उसे आते देखा तो पिता को खबर कर दी। जब किदान ने उससे वजह पूछी तो उसने उसे सारी बात बताई। उसने पहले भी कई बार गायों को नदी का पानी पीने से रोका था, जिस बात से किदान गुस्से में था कि नदी किसी की जागीर नहीं, वो सबकी नदी है। सतीमा ने उसे समझाया कि एक बार उसे जाकर अमदोऊ से इस बारे में बात करनी चाहिए कि आखिर उसे समस्या क्या है। यहाँ ईशान अभी तक रो रहा था, पर टोया ने उसे समझाया कि वो जीपीएस जैसी दूसरी गाय ला देंगे। जाते वक्त किदान ने अपनी गन ले ली। शायद इससे वो अमदोऊ को थोड़ा डरा पाएगा, क्योंकि वो रोज़ रोज़ उसकी हरकतों से परेशान हो गया था। ये एक तरह का ह्यूमिलिएशन था और इसे रोकना ज़रूरी हो गया था। यहाँ हम देखते हैं रोज़ टेररिस्ट नए नए कानून वहाँ अनाउंस करते थे। बस माइक पर बोल दिया और कानून बन गया। अब उन्होंने फ़ुटबॉल पर भी रोक लगा दी थी। अगर कोई फ़ुटबॉल खेलते दिख गया तो उस पर भी कार्यवाही होगी। जैसा कि हम जानते हैं अफ्रीका में लोग फ़ुटबॉल के किस कदर दीवाने हैं। लोगों को स्ट्रीट पर ज़्यादा समय बिताने पर भी रोक लगा दी थी। सिर्फ काम से काम और दूसरों के घरों पर जाकर बात करने की सख्त मनाही थी। अगर कोई अडल्ट्री में पकड़ा गया तो पत्थरों से मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यहाँ जिहादिस्ट सुनवाई के लिए एक फ़ुटबॉल कोच को लेकर आए थे। फ़ुटबॉल बैन है, ये जानते हुए भी उसने फ़ुटबॉल खेला था। इसके लिए उसे 20 कोड़े मारे जाएंगे। अब वहाँ रहने वाले लड़के बिना फुटबॉल के खेल रहे थे, एक इमेजिनरी बॉल जो सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रहा था। यहाँ हम देखते हैं किदान फिशरमैन अमदोऊ के पास आ गया और उससे सवाल किया कि उसने उसकी गाय को क्यों मारा, पर बात करने के बजाय अमदोऊ उससे हाथापाई करने लगा और किदान को उसी पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगा। किदान से अचानक गोली चल गई और अमदोऊ वहीं मारा गया। हालांकि किदान उसे मारना नहीं चाहता था, यहाँ बस वो उसे समझाने के इरादे से आया था, पर अमदोऊ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। यहाँ शाम जिहादियों को किनारे पर अमदोऊ की लाश मिली। रात जब किदान अपने घर लौट रहा था तभी उसे जिहादियों ने पकड़ लिया और उससे बंदूक और उसका फ़ोन ले लिया गया। उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ घर पर माँ बेटी परेशान कि आखिर किदान अब तक घर क्यों नहीं आया। उसे इतनी देर तो कभी नहीं हुई, और अगर देर भी होती थी तो वो फ़ोन पर खबर कर देता था। जिस तरह से किदान सुबह गया था उस बात से सतीमा काफ़ी डर रही थी कि कहीं कुछ हो न गया हो। किदान को लॉकअप में बंद कर दिया गया। वो बार बार कह रहा था कि एक बार उसकी बात उसकी पत्नी से करवा दी जाए, पर वो तमाशेक भाषा में बात कर रहा था। वहाँ किसी को भी उसकी भाषा नहीं आती। वहाँ एक आतंकी को उसकी भाषा की समझ थी। उसने किदान की पत्नी को फ़ोन लगाया, पर शायद सतीमा के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। रात उसी विलेज के एक घर में कुछ लोग म्यूज़िक बजा रहे थे। जिहादियों को इसकी खबर लग गई। वो घर में घुस गए और एक शख्स उनमें से निकलकर भागने लगा। सभी को उन्होंने पकड़ लिया। दूसरे दिन जिहादियों का लीडर किदान के सामने बैठा था फैसला सुनाने के लिए।
कि आखिर उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी। उसने बताया कि उसे शरिया कानून के आधार पर सज़ा सुनाई जाएगी। इसी बीच किदान चाहे तो अपने लिए रहम की भीख मांग सकता है, जो कि उसे अमदोऊ के परिवार से मांगनी होगी, जिसकी हत्या उसने की थी। किदान ने साफ साफ कह दिया उसे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार है। वहाँ वो अपनी बेटी टोया का जिक्र करते हुए काफ़ी भावुक हो गया। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी और बेटी का क्या होगा, क्योंकि जब तक वो था तब तक तो सब ठीक था, पर उसके जाने के बाद शायद जिहादी उसकी पत्नी और बेटी दोनों को उठा ले जाए। किदान को मौत का ज़रा भी डर नहीं था, पर जो कुछ भी वो पीछे छोड़कर जा रहा था उसका डर उसे सताने लगा। दूसरे दिन उन लोगों को फैसले पर बुलाया गया जो रात म्यूज़िक बजा रहे थे। उनके साथ उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, क्योंकि म्यूज़िक सुनना, गाना और बजाना पूरी तरह से वर्जित है। उन्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे म्यूज़िक बजाने के लिए और 40 कोड़े मारे जाएंगे एक साथ कमरे में रहने के लिए। कोड़े मारने पर वो महिला चीखने लगी, क्योंकि ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर था। यहाँ हम देखते हैं अदल करीम सबसे छिपकर सिगरेट भी पीता है, जो कि सिगरेट न पीने का कानून उन्होंने खुद बनाया है। इस बात की खबर उसके साथी ड्राइवर को भी थी। शायद से जिहादियों में कई लोगों को इस बात की जानकारी थी। यहाँ विलेज में एक लड़की छिपकर अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। प्रेमी से बात करना भी पूरी तरह से वर्जित है। उसी दिन 2 लोगों को ज़मीन में गाड़कर उनके सर पर पत्थर मारे गए, क्योंकि उन्होंने अडल्ट्री की थी और वो मर गए। हम देखते हैं अभी तक टोया के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आया। यहाँ हम देखते हैं जिस लड़की को उन्होंने प्रेमी से बात करते हुए पकड़ा था, अब वो उस लड़की से अपने एक साथी की शादी करवाना चाहते हैं, पर उस लड़की की माँ राज़ी नहीं, क्योंकि वो उन्हें जानती भी नहीं, तो अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकती है। उस शख्स ने कहा तो फिर उसे ज़बरदस्ती करनी होगी। दूसरे दिन इमाम ने जिहादिस्ट लीडर को बुलाया। वो महिला इमाम के पास शिकायत ले आई थी कि वो लोग डरा धमकाकर उसकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, पर उस लीडर ने इमाम की सुनी नहीं। उसने कहा साफ़िया की शादी अबू ज़फ़र से ही होगी, क्योंकि इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये शादी पूरी तरह से लीगल है। पर इस फैसले से साफ़िया नाखुश थी, साथ ही वो खुद को काफ़ी मजबूर भी महसूस कर रही थी। दूसरे दिन किदान को आखिरी सुनवाई के लिए लाया गया। वहाँ अमदोऊ का परिवार भी आया था। जब उसकी माँ से पूछा गया कि क्या इस शख्स को माफ़ कर देना चाहिए, पर उसकी माँ ने माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया। उस रूम में अदल करीम भी बैठा था। यहाँ सतीमा को पता चल चुका था कि उसका पति गिरफ्त में है। उसने अदल करीम को फ़ोन लगाया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर किसी मदद की ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है, पर उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन थमा दिया। उसने सतीमा से कह दिया कि अदल करीम उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। दूसरे दिन किदान को सज़ा देने के लिए बाहर लाया गया। वहाँ भीड़ खड़ी थी। यहाँ सतीमा के पास वो शख्स आया जो उनके पड़ोस में रहते थे। सतीमा उसके बाइक पर बैठ किदान से मिलने चली गई। किदान को यकीन था उसकी पत्नी एक बार उससे मिलने ज़रूर आएगी। तभी वो शख्स सतीमा को लेकर वहाँ आ गया और किदान पत्नी से जैसे ही मिलने के लिए भागा, दोनों पर गोली चला दी गई। किदान और सतीमा वहीं मारे गए। उसके बाद वो जिहादिस्ट उस शख्स का पीछा करने लगे जो सतीमा को यहाँ लाया था। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, माली का सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम है। वहाँ रहने वाले 95% लोग मुस्लिम्स हैं और बाकी 5% दूसरे धर्मों के हैं, जैसे दोगोन रिलीजन और क्रिश्चियनिटी। दोस्तों, JNIM टेररिस्ट ग्रुप जो कि माली में अभी भी एक्टिव है। वेस्ट अफ्रीका के और भी हिस्सों में इनका कंट्रोल है, जैसे बुर्किना फासो और नाइजर। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।